अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं। उनमें सबसे पहला थ्योरम हमारे पास आता है रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कहती है कि उसमें हमें सबसे पहले एक फ़ंक्शन चाहिए होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक फ़ंक्शन f है और उस फंक्शन के बारे में प्रॉपर्टी उसकी ये है कि वो किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है, इसी तरह किसी ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये याद रखिएगा कि जो कंटिन्यूटी है उसकी वो क्लोज्ड इंटरवल पे है और डिफरेंशिएबिलिटी उसकी ओपन इंटरवल पे है। ठीक है, और उसके अलावा वो जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, जब हम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उस फंक्शन का आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का आंसर अगर सेम आ जाता है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमारे पास एक ऐसा सी बिलोंग करेगा ए बी में से। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल ए बी है, ओपन इंटरवल ए बी में से एक ऐसा सी बिलोंग करेगा सच दैट कि उस सी के ऊपर हमारे गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लें कि हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि कंटिन्यूस है ए बी पे, कंटिन्यूस ए बी पे है, उसके बाद डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका हम डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। तो जिस पे डेरिवेटिव लेंगे उसी में से सी आएगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव को ज़ीरो करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमने लिया था ए एंड बी ओपन इंटरवल में से, तो इसका मतलब है जो सी हमने लेना है एट दी एंड वो भी ओपन इंटरवल ए बी में से लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स का मतलब है इंटरवल के आखिरी जो हिस्से हैं ए और बी, ये जब हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो आंसर बराबर आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होगा सी, एक ऐसा एलिमेंट ए और बी ओपन इंटरवल में से आ रहा होगा जहाँ पे हम डेरिवेटिव लेके उसको पुट करें अगर फंक्शन में, तो उसका आंसर ज़ीरो हो जाता होगा। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमें गिवन टर्म्स हैं हमने इन गिवन टर्म्स को यूज़ करना है। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, और यहाँ से हमने प्रूफ करना है ये देर एक ऐसा सी ढूंढना है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। We have studied a theorem, boundedness theorem, in which we stated that every continuous function is bounded. So if f is continuous then it must be also bounded. ठीक है, since f is continuous on AB, continuous on closed interval AB, so by boundedness theorem it is bounded on AB. अब बाउंडेड होने का क्या मतलब है? बाउंडेड होने का मतलब है कि इसकी बाउंड्स जो थी, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो अटेन होती हैं। अटेन का मतलब ये है कि जब हम फंक्शन के ऊपर एफ अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी या जो भी इसके इस सेट का एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी या इसके दरमियान के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो इसकी रेंज में अटेन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये बाउंडेड है तो एफ attains its bounds। ठीक है, अटेन इट्स बाउंड्स। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर ये बाउंड्स अटेन कर रहा है तो इसका मतलब है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। लीस्ट अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, जो कि हम जिसको सुप्रीमम ऑफ एफ भी बोलते हैं, इज अटेन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ, जिसको हम इन्फिमम भी बोलते हैं, इज आल्सो अटेन्ड। ठीक है, अगर ये अटेन हो रही है तो इनका कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो सेट था उसकी लीस्ट अपर बाउंड का नाम कैपिटल एम था। हम लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एम इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, यानी सुप्रीमम ऑफ एफ। इसी तरह एंड स्मॉल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ, मीन्स इन्फिमम ऑफ एफ। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे अटेन हो रही है, ये दोनों ए बी इंटरवल में से ही कहीं से आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अब दो चांसेस हैं, या तो ये दो नंबर्स हैं, ये कैपिटल एम और स्मॉल एम, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो वी हैव टू केसेस। नंबर वन, केस वन कहता है कि कैपिटल एम दो नंबर है, या तो दोनों बराबर होंगे या फिर दोनों अनइक्वल होंगे। आइदर m इज़ इक्वल टू m और m इज़ नॉट इक्वल टू m। ओके, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केस वन, अगर ये दोनों बराबर हैं, इफ़ कैपिटल M इज़ इक्वल टू स्मॉल m, अगर कैपिटल M जो है वो स्मॉल m के बराबर है, तो फिर क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे कैपिटल M क्या था, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, और स्मॉल m क्या था, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। तो हमारा जो फंक्शन f था, जब उसके हम उसकी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, तो क्या उसकी सबसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों बराबर आ रही हैं। तो जब एक सेट की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू बराबर आ रही है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, implies so f of as capital M is largest in f of x and small m is smallest in f of x, as लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों एलिमेंट बराबर है, एक सेट है जिसमें सबसे बड़ा और छोटा एलिमेंट बराबर है, तो वो सेट सारा सेम होगा। किस तरह का होगा, हम इसकी एग्जांपल ले लें, 1 1 1, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1, सबसे बड़ा एलिमेंट भी 1 है, कुछ इस टाइप का सेट होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द function f on AB are same, so f of x must be constant। f of x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। एंड f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a एंड b। ठीक है, तो अगर सारों के लिए ट्रू हो रहा है, इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट ले लें, उसका डेरिवेटिव हम हमेशा ज़ीरो आएगा। तो हम इसका कहते हैं, सो हम यहाँ पे कहते हैं कोई भी सी उठा लें, यानी कोई सी भी कीमत, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पहला पार्ट तो पहला केस ट्रू हो गया। ठीक है, पहले केस में हमारे पास एक हमने ऐसा एफ डैश ऑफ सी ढूंढ लिया जिस पे इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं केस टू। केस टू में हम कहते हैं कि अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर नहीं है, अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये कहाँ से आ रहे थे, कैपिटल एम स्मॉल एम एफ ऑफ एक्स में से आ रहे थे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में से आ रहे थे, और एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा था, ए और बी में से। ठीक है, तो अब इसमें एफ ऑफ ए भी पड़ा हुआ होगा, इसी तरह एफ ऑफ बी भी पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं आ रही हैं। अब हम कंसीडर ये कर लेते हैं कि इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो कैपिटल एम या स्मॉल एम के बराबर हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हम बराबर वाला केस ले लेते हैं, ना होने के लिए तो वो बिल्कुल ही नॉट इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर नहीं है, एंड लेट किसी एक को हम रख लेते हैं किसी दूसरे के बराबर, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि स्मॉल m इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए हमारे पास थर्ड कंडीशन के मुताबिक गिवन है कि ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमेशा बराबर आने हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर m इनके बराबर है स्मॉल वाला, तो फिर कैपिटल M विल नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। आपकी मर्जी के स्मॉल m को इक्वल रख लें या कैपिटल M को इक्वल रख लें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कैपिटल M ऐसी टर्म थी जो कि एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी के बराबर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कहते हैं क्योंकि f जो है वो बाउंडेड फंक्शन था, बाउंडेड फंक्शन ने अपनी सुप्रीमम भी इसमें सेट में से लेनी है, ये सुप्रीमम है। ठीक है, सुप्रीमम सेट में से ही लेनी है। ठीक है, एज
एम बिलोंग करेगा, एफ इज बाउंडेड एंड इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम ऑन ए बी, तो हम लेट कर लेते हैं कि कोई पॉइंट सी था जो हम फंक्शन में पुट करते हैं तो कैपिटल एम आ जाता है, ठीक है। देन एक ऐसा एम आ गया सच दैट कैपिटल एम बराबर है एफ ऑफ सी के, ठीक है। ये हमने क्यों कहा, हमने ये बोला था कि कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक हम फॉर द केस हम रख लेते हैं कि इनमें से कोई एक जो है वो एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी के बराबर है। हमने स्मॉल एम को बराबर रख दिया। अगर स्मॉल एम जो एफ ऑफ ए के बराबर है और क्योंकि थर्ड पॉइंट के मुताबिक एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बराबर थे, तो इसका मतलब है कैपिटल एम जो है वो इनके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। फिर कैपिटल एम इन दोनों से डिफरेंट होगा। अब फंक्शन तो हमारा बाउंडेड था, जब फंक्शन बाउंडेड होता है तो उसमें स्मॉल एम की कीमत भी किसी पॉइंट पे आनी थी, कैपिटल एम की भी आनी थी। स्मॉल एम की हमने कंसिडर कर ली थी कि ए और बी पे आ रही थी, तो फिर कैपिटल एम के लिए हम कहते हैं कि कोई सी पॉइंट हमने पुट किया था, एफ ऑफ सी जो है वो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया था, और एफ ऑफ सी अगर सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है तो उसको हम कैपिटल एम का नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एम जो है, कैपिटल एम जो है वो एफ ऑफ सी बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो फंक्शन था एफ ऑफ एम कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, अब सी हमने ढूंढ लिया। सी जो है वो आपका इस पॉइंट के मुताबिक, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है जिसको बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड सी मस्ट नॉट बी इक्वल टू ए और बी, ठीक है। सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका मतलब है सी फिर ना इसका मतलब है सी फिर बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में से। क्यों? क्योंकि ए और बी के ये बराबर नहीं हो सकता, तो ए और बी के अलावा बाकी किसी भी एलिमेंट के बराबर आएगा, ठीक है। तो सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि आपके पास एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब उसके लिए फंक्शन का एफ सी के ऊपर इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे से एफ डैश ऑफ सी हमारे पास किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटा एक्स माइनस सी, ठीक है। अब इसकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले लें और राइट हैंड लिमिट भी ले लें, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो सी है ये सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एम के बराबर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी एक्स अप्रोच कर रहा है सी पे फ्रॉम लेफ्ट साइड, और इसी तरह हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी ले लेंगे, ठीक है। इसको हम अगर एच की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास एफ डैश ऑफ सी इक्वल होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच, दोनों तरह लिखा जा सकता है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच, ठीक है। अब h जो है वो 0 से छोटा है, अगर h 0 से छोटा है तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो ये जो c प्लस एच है ये c से छोटा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? इसकी c से छोटे होने की वजह ये है कि h जो है वो 0 से छोटा है, h की कीमत नेगेटिव, 0 से छोटी तमाम वैल्यूज़ की जो वैल्यू 0 से छोटी तमाम पीछे जो रकमें पड़ी हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो c में कोई नेगेटिव टर्म जमा हो रही है, अगर c में कोई नेगेटिव टर्म जमा हो रही है इसका मतलब है कि c प्लस एच का जो आंसर है वो c से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ये जो h है नीचे वाला ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इम्प्लाइज
दोनों तरफ इसमें आप क्या करेंगे, सी को नेगेटिव, सी को माइनस कर दें, सी प्लस एच इज़ लेस देन सी, इधर भी सी माइनस कर दें और इधर भी, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है, तो एच मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। और इसी तरह एफ ऑफ सी प्लस एच और एफ ऑफ सी, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, एफ ऑफ सी, क्योंकि ये कैपिटल एम के बराबर है, ठीक है। कैपिटल एम सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको माइनस कर दें, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, इट इज़ लेस देन एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी। दोनों तरफ एफ ऑफ सी को माइनस कर देते हैं, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, इट इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो अब आपके पास इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 हमने दी हुई थी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये आपके पास 3 है और ये वाली 4 है, ठीक है। पुट बाय इक्वेशन नंबर 3 and 4, equation 1 becomes f dash of c is equal to लिमिट, इसका हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी थी, h approaches to 0 from left side, f of c plus h माइनस f of c बटा h थी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू भी नेगेटिव आई है बाई इक्वेशन नंबर 4, नीचे वाली भी वैल्यू नेगेटिव आई है। तो जब हम नेगेटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो इट मीन्स कि एफ डैश ऑफ सी जो है, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, ठीक है। क्यों ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू थी नेगेटिव पे नेगेटिव डिवाइड हो रही है। हमने यहाँ पे देखा था ये भी लेस देन ज़ीरो आ रहा था नंबर 4 पे, और इसी तरह एच भी लेस देन ज़ीरो आ रहा था, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश। तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अब आपका ये जो c प्लस एच है, इसमें h अब आपका ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो c प्लस एच और c के दरमियान अगर हम आपस में रिलेशन देखें तो c में एक पॉजिटिव रकम जमा हो रही है, तो c प्लस एच बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ c को माइनस कर दें, c प्लस एच माइनस सी ग्रेटर देन c माइनस सी, c से c कैंसिल हो जाता है, तो h इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी h आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये आपके पास नंबर 6 बन गया। इसी तरह से एंड एफ ऑफ सी प्लस एच और एफ ऑफ सी, अगेन एफ ऑफ सी कैपिटल एम है, यहाँ पीछे चाहे पॉजिटिव रकम है चाहे नेगेटिव रकम है, लेकिन कैपिटल एम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। तो इस केस में हमारा ये वाला जो पार्ट है एफ ऑफ सी वाला, यही ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इट मीन्स कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, जैसे हमने पीछे निकाला था, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। तो ये आपका नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो बाय इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, इक्वेशन 6 एंड 7 के ज़रिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 from right side, f of c plus h माइनस एफ ऑफ सी बटा एच, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाली एफ ऑफ सी प्लस एच क्या आया था, नेगेटिव आया था, और नीचे वाला पॉजिटिव आया था। नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं, आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये आपका लेस देन ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से हम कहते हैं कि हमारा एफ डैश ऑफ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश ऑफ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर आई थी ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 8 बन गई है, ठीक है। नाउ एज एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी,
इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ सी की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर वो एग्जिस्ट करेगी इट मीन्स कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, बट राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश ऑफ सी वाज लेस देन ज़ीरो, और इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 से आया था कि राइट हैंड लिमिट इसकी, और पीछे हमने इक्वेशन नंबर 5 में कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये दोनों सिर्फ बराबर एक ही केस में आ सकती हैं, अगर ये दोनों ज़ीरो के बराबर होंगी, ठीक है। ओनली दे विल बी इक्वल ओनली इफ़ एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो के केस में दोनों इक्वल आ सकती हैं, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि एक ग्रेटर देन ज़ीरो यानी एक पॉजिटिव रकम और एक नेगेटिव रकम बराबर हो, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है कि ज़ीरो के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव की अलामत लगा दी जाए, जो कि न्यूट्रल हो जाती है बाद में, ठीक है। ओनली पॉसिबल इफ़ एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे सी कहाँ से लिया था हमने, ए एंड बी ओपन इंटरवल में से, ठीक है। तो ये आपके पास हैंस there exists C belonging to A and B such that f dash of C is equal to 0। हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया, ठीक है।